हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार और आपके साथ हूँ। क्लास 11th का मोशन इन प्लेन जो कि फोर्थ चैप्टर है, उसके अंदर वेक्टर है जिसे हमने स्टार्ट किया था। पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था। जो भी पढ़ा था आई थिंक क्लियर होगा। उसके आगे हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर। और जो बच्चे इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके उसको देख लें, तभी ये सब सारी चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और जैसा कि ये क्लासिकल फिजिक्स है, इसमें मैकेनिक्स है, तो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी हम स्मूथली मूव कर पाएंगे। तो आप चैनल पे जाइए, सारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सारा लिखा हुआ है कैनेमेटिक्स का, आप पढ़ सकते हो। ये कौन सा है? आई थिंक पार्ट 6 है। कैनेमेटिक्स पार्ट 6 ये है। पोजीशन वेक्टर के लिए हम लास्ट क्लास में फिगर भी एक ड्रॉ किए थे, उसी को समझते हैं बस। ये ओरिजिन है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो जब बोला जाए कि ये चैप्टर जो हमारा है मोशन इन प्लेन, यानी कि जो भी मोशन होगा वो प्लेन में होगा। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जैसा कि आपको याद दिला दूं, ये ऐसा मैंने बोला था कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, मैंने बताया था, ठीक। तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है 90-90 पे। तो मैंने बोला था कि ये अगर एक्स है, ये वाई, ये जेड, तो ये एक्स वाई प्लेन है। यानी कि कोई भी मोशन होता है और इस प्लेन में होता है तो हम बोलेंगे ये मोशन इन एक्स वाई प्लेन है। कोई भी मोशन होता है अगर इन दोनों प्लेन में होता है तो हम बोलेंगे कि ये वाई जेड प्लेन है। और कोई भी मोशन इन दोनों प्लेन में होता है तो हम बोलेंगे वो एक्स जेड प्लेन है। तो हमारा चैप्टर ये मोशन इन ए प्लेन, यानी कि अब जो भी मोशन होगा एक प्लेन में होगा। अब कैसे? मैं यहां से इसको फेंकता हूं, मैं मान लेता हूं ये ओरिजिन है, ठीक। मैं यहां से इसको फेंकता हूं, तो अगर फेंकूंगा तो ये आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। मोशन इन प्लेन मतलब कि 2 डायमेंशन में चेंज होना चाहिए। ऐसे गया तो ये उधर गया, यानी कि वो आगे भी गया और ऊपर भी गया। तो ऐसे हम लोग प्लेन में पढ़ते हैं। तो हमारा इसमें आता है पोजिशन वेक्टर। तो देखते हैं पोजिशन वेक्टर। एक पॉइंट ए है यहाँ पे, एक पॉइंट ए है यहाँ पे, एक पॉइंट बी है यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। अगर हम बोल ले कि इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये आप अपने दिमाग में बस लगा लो कि यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वेक्टर अलोंग आई एक्सिस। अगर हमें यहां पहुंचना है तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, इसको लिख सकते हैं x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, इसको लिख सकते हैं x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। तो वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर के फॉर्म में। अब मैं बोलूं कि ये ओरिजिन है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, तो पूछा जाए अगर कि ओ से ए की डिस्टेंस कितनी है, तो क्या करोगे? इसको जोड़ दोगे, ये ओ से ए गया। और अगर ओ से बी बोलेगा तो इसको जोड़ दोगे, ये ओ से बी गया। तो ये क्या हुआ? यहां से यहां वेक्टर ओ ए, ठीक है। ये क्या हुआ? वेक्टर ओ बी। तो जो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, जो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, हम बोलेंगे इसके रिफरेंस में, ओरिजिन के रिफरेंस में ये वेक्टर ओ ए है, ये वेक्टर ओ बी है। और ये इसका कोऑर्डिनेट है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। ए का पोजीशन कहाँ है? तो यहाँ है। बी का पोजीशन कहाँ है? तो यहाँ है। अब एक चीज इसमें दिख रही है कि मैंने बोला कि ये राम है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर लूं कि ए पोजीशन पे राम खड़ा है और बी पोजीशन पे श्याम खड़ा है, तो मैं बोलूंगा कि राम जो है ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे है, श्याम जो है ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे है, ठीक है। राम जो है ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे है, श्याम जो है ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे है। अब
पूछा जाए कि राम और श्याम आपस में कितने डिस्टेंस पे हैं, ठीक, राम और श्याम आपस में कितने डिस्टेंस पे हैं, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये क्या बनेगा, वेक्टर ए बी। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है और यही फिगर, यही रिप्रेजेंटेशन, यही पोजीशन वेक्टर का लॉजिक लगता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी में, जिसको हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी चीजें कवर करने के बाद। तो मैंने बोला कि राम जो है ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे है, श्याम जो है ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे है, तो राम और श्याम आपस में कितने डिस्टेंस पे होंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही आएगा जो कि आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसे देखना है ग्राफ वो वेक्टर के कंसेप्ट से। तो दिस इज ओ ए, दिस इज ओ बी, तो ये कितना होगा, दिस इज ए बी। और बाकी आपको मैग्नीट्यूड निकालना मैंने बता दिया था। अगर इसका कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये क्या है, ये वेक्टर ए बी है। कुछ भी होगा न्यूमेरिकल नंबर अगर कुछ दिया होगा तो आएगा। अगर ओ ए की बात करेंगे तो ओ ए क्या होगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। ओ बी क्या होगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। तो ये सारे क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, यानी कि किसी भी पॉइंट को, किसी भी कोऑर्डिनेट को जब हम ओरिजिन के रेफरेंस में लेके चलते हैं तो उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इस पॉइंट को मैं ओरिजिन के रेफरेंस में लिखा हूं तो इतना आया है, ये पोजीशन वेक्टर है। इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा है तो ओ बी आया है, ये पोजीशन वेक्टर है, यही पोजीशन वेक्टर होता है। जब किसी चीज को हम किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताते हैं तो उसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। ओके, अब देखो, तो अगर इसको करना चाहो तो ये यहां से शिफ्ट कर दोगे तो यही आएगा। बाकी हमने बताया था कि जब भी एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो i के कोफिशिएंट को i के साथ, j के कोफिशिएंट को j के साथ, k के कोफिशिएंट को k के साथ, जहां i j k along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस होता था। तो पोजीशन वेक्टर में बस इतना समझना है कि ये होता क्या है, हम फिगर पे इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। बाकी जब रिलेटिव वेलोसिटी हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमने पढ़ा था कि a1 प्लस a2 अगर मुझे ऐड करना था, जैसे मैं बोला था कि वेक्टर a इक्वल टू a1 प्लस a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, वेक्टर b इक्वल टू b2 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 b2, वेक्टर b इक्वल टू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ये था। अगर मुझे ऐड करना होता था तो मैं लिखता था a प्लस बी इक्वल टू a1 प्लस b1 आई कैप प्लस a2 प्लस b2 जे कैप प्लस a3 प्लस b3 के कैप। यही होता था। जब माइनस करना होता था तो लिखता था a1 माइनस b1 आई कैप प्लस a2 माइनस b2 जे कैप प्लस a3 माइनस b3 के कैप। ऐसे ही होता था, ठीक, जो भी कोफिशिएंट आएगा वो आ जाएगा। अब इसको हम लोग एनालिटिकल अलजेब्रिक मेथड बोल सकते हैं, इसको अलजेब्रिक मेथड बोल देंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हमें दो वेक्टर को ग्राफिकली ग्राफिकली ऐड करना होगा तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास अब दो वेक्टर है, ग्राफिकली ऐड करना है या रिप्रेजेंटेशन दिया है उसका तो हमें ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, जिसको हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, एनालिटिकल मेथड से डिराइव करेंगे उसको, बट यहाँ पे समझते हुए चलते हैं। तो हमने बोला था कि एक वेक्टर है हमारा ए, वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर है बी, तो इसका सम करना है, ए प्लस बी हमको निकालना है, ऐसा हमको निकालना है। तो वेक्टर एडिशन के दो रूल हैं, ट्रायंगल लॉ और एक है हमारा पैरेललोग्राम लॉ।
जब वेक्टर एडिशन बोला जाएगा या सब एडिशन में ही अगर मैं इसको बोलूं a माइनस बी निकालना है तो करना कुछ नहीं है, वेक्टर b का डायरेक्शन अपोजिट कर देना है। अभी इस चीज को हम समझेंगे। तो जब भी वेक्टर एडिशन की बात होगी तो वहां पे दो लॉ होते हैं, एक ट्रायंगल लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ, और दोनों का डेरिवेशन हम पढ़ेंगे आगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है वो। बट यहाँ पे उस चीज को समझते हुए चलते हैं ताकि हमारे माइंड में रहेगा। और ट्रायंगल लॉ कब होता है वेक्टर, और पैरेललोग्राम लॉ कब होता है, ये देखा जरा। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और एक वेक्टर है हमारे पास ये हमारा बी, और जैसा एज इट इज जो दिया होगा, जो रिप्रेजेंटेशन ये दिया होगा वैसे ही हमको रखना है। हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए है जो कि स्ट्रेट लाइन पे दिख रहा है, और एक बी है जो ऐसे समझने के लिए मान लो किसी एंगल पे है। तो क्या है कि आप इसको ऐड करिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है। पैरेललोग्राम भी लॉ लग सकता है बट हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि आपको अगर दो वेक्टर को ऐड करना है तो एक वेक्टर ये हुआ जो कि मान लो कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और वेक्टर बी इसके साथ ऐड करना है। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग जहां पे इसका हेड खत्म होगा वहां से दूसरे वाले का टेल शुरू होगा। क्या कह रहा हूं कि जहां से इसका हेड खत्म होगा तो इसका हेड क्या है, ये है, इसका हेड ये है, ये टेल है, ये हेड ये टेल। तो ये वेक्टर ए है और दूसरी वाली वेक्टर वेक्टर बी है। तो जहां से ए खत्म होगा हेड इसका, वहां से दूसरे वाले का टेल शुरू होगा ये। तो मैं क्या बोलूं कि अगर मुझे इसका रिजल्ट निकालना है तो ये वेक्टर ए है, और एज इट इज जो वेक्टर बी दिख रहा है इसको उठा के हमें यहां रख देना है। तो ऐसे वेक्टर बी रख दो, ये हमारा वेक्टर बी है। पहला वाला जहां खत्म होगा वहीं से दूसरा वाला चालू होगा, और जिस डायरेक्शन में रहेगा वैसा ही रखेंगे। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ऑफ वेक्टर एडिशन। बस ये चीज ध्यान रखना कि पहला वाला जहां खत्म होगा, जहां उसका हेड हो खत्म होगा, वहीं से दूसरे वाले का टेल स्टार्ट होगा। अब क्या करना है कि फर्स्ट वाले की टेल को और लास्ट वाले को हेड को एक साथ जोड़ देना है। फर्स्ट वाले का टेल, लास्ट वाले का हेड। तो ये हमारा होगा रिजल्टेंट वेक्टर जो कि a प्लस बी के बराबर होगा। ये ट्रायंगल लॉ है, एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या करना है कि पहला वेक्टर जैसा दिया रहेगा वैसा रख देंगे। जैसे मैंने ये बोला ये पहला वेक्टर है और यहां से एक खत्म हुआ, ये दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। पहला यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से दूसरा चालू हो गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इसका हेड और पहले वाले का टेल जोड़ दो। तो ये थोड़ा छोटा है बट समझ जाओ, ऐसे जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। जैसे और इसी में वो लग जाएगा, मान लो एक और वेक्टर ले लिए, एक और ले लिए वेक्टर ऐसे, ये वेक्टर सी है, ठीक है, ये वेक्टर सी है। अब इसको भी करना है तो ये वेक्टर सी को यहां रख दो, ये वेक्टर सी। अब इसका और इसका जोड़ दो, ऐसे इसको जोड़ दो। तो ये हमारा रिजल्टेंट बनेगा, वो बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये बनेगा। ऐसे ही जितना बनाना चाहो आप बना लोगे यहाँ पे ऐड कर करके। बस ट्रायंगल लॉ में ये याद रखना है कि जहां पहले वाले का हेड खत्म होगा वहीं से दूसरे वाले का टेल शुरू होगा, और फिर हेड प्लस टेल कर देंगे लास्ट वाले का फर्स्ट वाले का, तो हमारा ट्रायंगल लॉ आएगा। इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे अभी, बस ये फिगर माइंड में रखना। और एक चीज, और पैरेललोग्राम लॉ में क्या डिफरेंस है, अब यहीं पे माइनस वाला भी देख लो। ये तो क्या है, a प्लस बी है। अगर हमसे पूछता कि a माइनस बी कैसे निकलेगा, तो वेक्टर में माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज कर देना, डायरेक्शन ओपोजिट। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a प्लस माइनस बी,
रियलिटी में जो वेक्टर होता है उसमें कोई सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है, जो भी होता है वो एडिशन होता है। ठीक है, वेक्टर एडिशन ही होता है। अब हमसे क्या बोला कि आप a माइनस बी का सॉल्यूशन बताइए यहाँ पे, और ये बोला कि कैसे आएगा। तो हमें तो कुछ नहीं पता है, हमें तो वेक्टर एडिशन a प्लस बी पता है प्लस c पता है। तो अब क्या करेंगे कि b वाले का डायरेक्शन बस अपोजिट कर देंगे। अब बताओ, ये b वाला इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन अगर अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये b इधर जा रहा था, अगर इसका डायरेक्शन चेंज करना होगा तो ये इधर आ जाएगा जो कि माइनस बी है। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन बस चेंज कर देंगे। और फिजिक्स में माइनस डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करता है, मेनली वेक्टर में माइनस डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करता है। अब बताओ कि अगर ये b इधर है तो माइनस बी इधर आएगा, ये हमारा माइनस बी। ठीक है, ये हमारा माइनस बी। अब पहले वाले का टेल ये है और दूसरे वाले का हेड ये है, तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग मैंने वेक्टर ए बनाया और जहां पे वेक्टर ए का हेड था वहीं से दूसरे वाले का टेल स्टार्ट कर दिया। तो दूसरे वाले का टेल स्टार्ट किया तो हेड यहां खत्म हुआ। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग फाइनल में क्या था कि दोनों वेक्टर के हेड टेल को जोड़ना है, तो ये हेड ये टेल ये ऐसे जोड़ दो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये हमारा बनेगा a माइनस बी, आर इक्वल टू ए माइनस बी। ओके, इस फिगर में मैंने दो चीज बता दिया कि वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन। रियलिटी में वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, बस दूसरे वाले का डायरेक्शन चेंज करके ऐड ही कर देते हैं। अगर ये b था तो ये माइनस बी, क्योंकि डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया। और फिर ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग दिस, इसका हेड इसका टेल जोड़ देंगे तो ये हमारा ये आएगा। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है अभी। अब आते हैं पैरेललोग्राम लॉ पे। पैरेललोग्राम लॉ, दूसरा हमारा क्या है, पैरेललोग्राम लॉ। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका भी डेरिवेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब बताओ ये पैरेललोग्राम लॉ क्या हुआ, वहां पे क्या डिफरेंस था और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। देखो ध्यान से समझना, ये वेक्टर ए है, ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है यहां खत्म हो जाता है। ये वेक्टर ए है, यहां से स्टार्ट होता है यहां खत्म हो जाता है। अब दूसरी चीज मैंने बनाया, ये वेक्टर बी है, वो भी वहीं से स्टार्ट हो रहा है। पैरेललोग्राम लॉ में जो इनिशियल पॉइंट है, जो भी वेक्टर होगा उसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, कोई इनिशियल होगा, इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट उस वेक्टर का सेम होगा। वेक्टर ए भी ओ से स्टार्ट होता है, वेक्टर बी भी ओ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट अब कैसे निकलेगा। ट्रायंगल लॉ में क्या था, ट्रायंगल लॉ में एक स्टार्ट हुआ ये वेक्टर ए और दूसरा वाला यहां से स्टार्ट हुआ ये वेक्टर बी। ये ट्रायंगल लॉ था, जहां पहला खत्म होता है वहां दूसरा स्टार्ट होता है। इसमें क्या है कि दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं और इसका एप्लीकेशन अभी मैं दिखाता हूं आपको। तो अब इसमें क्या करना है कि इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, पैरेलल ही होनी चाहिए। और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, इसका नाम रख दो। ये भी क्या होगा, ये भी वेक्टर बी ही होगा, क्योंकि इतना मैग्नीट्यूड है, इसका भी इतना मैग्नीट्यूड है क्योंकि पैरेलल है। ये भी कितना होगा, ये भी होगा। अब क्या करना है कि इसका नाम रख लो ओ ए सी बी, मैंने नेम रख दिया। अब क्या करना है कि डायगोनल को जोड़ देना है, ये डायगोनल मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये अब रिजल्टेंट हो गया a प्लस बी, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। आंसर वही आएगा जो ट्रायंगल लॉ से आएगा। डिफरेंट क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट वेक्टर में पहला जहां खत्म होता है दूसरा वहां से स्टार्ट होता है। और क्या करते हैं, अब पैरेललोग्राम में पहला जहां स्टार्ट होता है दूसरा भी वहीं से स्टार्ट होता है, ये डिफरेंस है। आप एप्लीकेशन देखो,
और इसको रिजल्टेंट वेक्टर मतलब हुआ ये, आप इसको स्प्लिट भी करना चाहो, आप इसको ब्रेक भी करना चाहो, जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो बात को, क्या कह रहा हूं कि अगर मुझे बोला जाए कि हमारे पास एक बॉडी है 20 kg की, ठीक है, हमारे पास एक बॉडी है 20 kg की, इस पे दो फोर्स लग रहा है, यहां से इस कॉर्नर से मैं टाइट करके धागे से बांध के दो फोर्स लगाता हूं रस्सी से बांध के, एक ये F1 है, ठीक है, और एक इधर लग रहा है F2। ये F1 और F2, मैंने एक ब्लॉक लिया 20 kg का, उस पर मुझे फोर्स लगाना था, दो बच्चे मिलके इसको खींच रहे हैं, एक इधर खींच रहा है एक ऊपर खींच रहा है, ठीक, इसने F1 फोर्स लगाया, इसने F2 फोर्स लगाया। तो बात ये आई कि मैं इन दोनों को हटा के एक फोर्स कितने न्यूटन का लगा सकता हूं, ठीक है, बात ये आई कि इन दोनों को हटा के मैं एक ही फोर्स लगाना चाहता हूं, तो वो कितने न्यूटन का होगा। तो अब बताओ कि इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ये है, इसका भी इनिशियल पॉइंट क्या है, यही है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगेगा, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, इसके पैरेलल ड्रॉ करो, ये ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हुआ, R इक्वल टू F1 प्लस F2। समझ में आ रही है बात। ये एंगल हम लोग निकालना अभी सीखेंगे जब डेरिवेशन करेंगे। तो भी मैंने बोला कि इस पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं, उन दोनों फोर्स को हटा के केवल एक ही फोर्स लगाना है, तो वो कितने न्यूटन का होगा और कितने एंगल पे होगा, ये पूछा जाए। तब पैरेललोग्राम लगाते हैं जब इनिशियल पॉइंट सेम होता है। ऐसे लगाया मैंने, इधर गया एक इधर गया, मैं ये दो फोर्स को कैंसिल करके एक ही फोर्स इतने एंगल पे रखूंगा तो हमारा काम चल जाएगा। इसलिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं। अभी माइंड में इतना रखो कि कैसे होता है, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो डेरिवेशन पढ़ेंगे, जो कि हमारा सिलेबस में है। दो वेक्टर एडिशन है, दोनों का डेरिवेशन हमको पढ़ना है कि ये कैसे आता है, उसके बाद हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो ये पैरेललोग्राम लॉ है, वेक्टर लॉ भी बता दिए। दोनों में डिफरेंस बस इतना था कि पैरेललोग्राम लॉ में इनिशियल पॉइंट सेम है, और ट्रायंगल में क्या है कि एक जहां खत्म होता है दूसरा वहां से शुरू होता है, ठीक है। इसमें डायगोनल को जोड़ते हैं, उसमें हेड को और टेल को जोड़ते हैं। ये इतना क्लियर रखो अभी। अब आते हैं हम लोग आगे का एक टॉपिक कवर करते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया कि वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर क्या है, को इनिशियल वेक्टर अभी जो पैरेललोग्राम में आया वो पढ़ लिए, वेक्टर एडिशन के दो नियम पढ़ लिए जिसको डेराइव हम करेंगे आगे चल के। अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। एक होता है स्केलर डॉट प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें से हम लोग आज इसको देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, क्योंकि थोड़ा समझना है इसको। अब स्केलर डॉट प्रोडक्ट, जिसे डॉट प्रोडक्ट से भी बोलते हैं, क्या पढ़ना है हमको, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट हमको पढ़ने हैं। चलो एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू A1 i कैप प्लस A2, इसको हटा दो, A2 j कैप प्लस A3 k कैप। वेक्टर बी इक्वल टू B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। डॉट प्रोडक्ट ये ऐसे A डॉट B, ये मतलब हुआ, डॉट मतलब कि डॉट ही, ठीक। और यही से हम ये सीखेंगे कि जो वर्क डन होता है वो स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि वेक्टर के दो मेथड हैं मल्टीप्लाई करने के, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये अभी नहीं पढ़ना है, अभी इसको देखते हैं। अब इसमें एक चीज याद रखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था
ये एक्स आई, ये वाई जे कैप, ये जेड के कैप, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इसके बीच में भी 90 डिग्री, इसके बीच में भी 90 डिग्री, यानी कि आई और जे के बीच में 90 डिग्री, जे और के के बीच में 90 डिग्री, और आई और के बीच में 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो एक चीज है, अब यहाँ पे कैसे आता है उसको देख लिया जाए, और यहां से उससे पहले एक चीज देख लेते हैं, नोट में इंपॉर्टेंट है, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। अभी हम लोग इसको देखेंगे कैसे आ रहा है। एक चीज समझो कि पहला वाला वेक्टर है आई, ये मान लो पहला वेक्टर है आई, दूसरा वाला वेक्टर भी क्या है आई, दूसरा वाला वेक्टर भी आई, तो इसके बीच में और इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, तो 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक्स एक्सिस पे ही आ रहे हैं। अगर इसको देखोगे तो ये कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर वाई एक्सिस पे ही आएंगे, ये कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर जेड एक्सिस पे आएंगे, यानी कि एंगल दोनों वेक्टर के बीच में कितना हुआ, 0 डिग्री। ठीक है, इतना याद रखो। अब आते हैं कि अगर हम उसे एंगल निकालना होगा डॉट प्रोडक्ट में, तो कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको कि cos थीटा इक्वल टू, अभी ये निकालना हम लोग सीख जाएंगे आगे, रिजल्टेंट वाला जब पढ़ेंगे तो cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, ये आया। ठीक, ये याद रखना है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना था, ए डॉट बी, तो क्या है कि a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप इंटू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप पढ़े हो, जैसा कि मैं बता दूं, मैथ में पढ़े हो आप कि अगर ऐसी कोई मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर ऐसे, मतलब कि हर एक कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो ये कितना आएगा, a1 आई कैप इंटू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप प्लस a2 जे कैप में क्या करेंगे, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप, ठीक है, यह लिख देता हूं, प्लस a3 के कैप, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ये आएगा। अब देखो, अब यहां से इसको देखो, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक, अब देखो मैंने बोला कि i डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। ये कैसे 1 होता है, जब i वाली बात हो रही थी, यानी कि दोनों वेक्टर एक्स एक्सिस पे हैं, और cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है, 1 होता है ना, इसलिए उसको मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं। और जैसे मैं बोलूं, इसको सॉल्व करेंगे तो अगर आएगा हमारा a डॉट बी इक्वल टू क्या आएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, इतना ही आएगा। बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, कहीं 0 आएगा कहीं 1 आएगा। आप ब्रैकेट ओपन करना और ये चीज बस याद रखना, ये चीज याद रखना और ये याद रखना, i डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि ये i डॉट आई कहता है कि पहला वाला वेक्टर भी x एक्सिस पे है, दूसरे वाला वेक्टर भी x एक्सिस पे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। यहां से दूसरी चीज कि अगर इसको पकड़ेंगे
तो कह रहे हैं कि पहला वाला वेक्टर आई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे है, दूसरा वाला वेक्टर वाई एक्सिस पे है। एंगल कितना बना 90 डिग्री और cos 90 कितना होता है 0, इसलिए ये सारी चीजें 0 हो गई, ये सारी चीजें 1 हो गई। इसी को बस ब्रैकेट ओपन करके पुट कर देंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। दैट इज कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा कोफिशिएंट बस मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, और इसमें अगर आपसे पूछे मैग्नीट्यूड निकालना, आपको पता ही है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा तो इसके कोफिशिएंट को बस स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, यही करेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बी का अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आ गया। डॉट कैसे आया, ऐसे आया, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन एक करते हैं, छोटा सा ही लेंगे, ठीक। क्लियर रखना कि डॉट प्रोडक्ट में ये साइन रखना, ठीक है। बाकी वो मैथमेटिकल ये जो करते हैं रिजल्ट ऐसा आता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और मैग्नीट्यूड पहले भी निकालना बताया हूं, बस इसमें ये चीज याद रखनी थी। और ये ऐसा क्यों होता है, तो इसकी वजह से होता है। अगर इसमें पूछ दे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की मैक्सिमम 0 लेना, 180 लेना, तो मैक्सिमम मिनिमम पता चल जाएगा। उससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल हमें। अभी मैं एक क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। एक छोटा सा ही क्वेश्चन लिया जाएगा, सॉरी। वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये ले लिया मैंने। मुझे निकालना था a डॉट बी, ठीक है, a डॉट बी निकालना था, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना था, डेट इज कॉस थीटा निकालना था। दो चीज हमें निकालनी थी, ठीक है। तो पहले a डॉट बी निकालते हैं। a डॉट बी कैसे आएगा, तो वैसे ही आया है। a1 का कोफिशिएंट ऑफ, ये कोफिशिएंट ही तो है क्योंकि आई जे कुछ नहीं है, तो 1 इंटू टू, 2 प्लस 2 इंटू टू प्लस 2 इंटू 1 2, इतना आया। डेट इज a डॉट बी इक्वल टू हमारा 6 आया। क्या करना था, दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके ऐड रखना था। इसका कोफिशिएंट 1, इसका 2, 1 इंटू टू 2, 1 इंटू टू 2, 1 इंटू टू 2, सबको ऐड कर दिए। अब मैग्नीट्यूड निकालो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आएगा, √3 आएगा। ओके, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ठीक। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो वेक्टर बी कितना आएगा, मैग्नीट्यूड 4 4 8 4 12, यही होगा। तो 2√3 आएगा, ठीक है। 4 4 8 4 12, 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4। अब 12 का क्या होगा, 2 दूनी की 4 3 12, यानी 2√3, ठीक। अब एंगल निकालना था, एंगल निकालना था ना, एंगल। अब cos थीटा इक्वल टू हम क्या पढ़े थे, cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, यही पढ़े थे। वैल्यू रख दो बस, cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी की वैल्यू कितनी आई है, 6, a डॉट बी की वैल्यू 6 आई है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड इसका कितना आया है, √3, और इसका कितना आया है 2√3, ठीक है, इतना आया ऐसे। अब क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल टू √3 कितना हो जाएगा, 6/6, 2 इंटू 3 होगा, ये 1 आ गया। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1। अब जो भी होगा कैलकुलेटर से निकल सकता है कि cos थीटा 1 कब होता है, तो वो निकल सकता है, कोई एंगल आएगा तब। इतनी सारी चीजें बस करनी थी। तो हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट में पहले a डॉट बी निकालना है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालना है, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। आप इस पे क्वेश्चन करना, और यहीं से जो वर्क डन होता है वो आता है हमारा
स्केलर क्वांटिटी, देख लो कैसे। वर्क डन हमारा स्केलर क्वांटिटी क्या आता है, वर्क W इक्वल टू होता है F डॉट एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या आया, डॉट प्रोडक्ट आया, ठीक है। F डॉट एस यानी कि जो भी आएगा स्केलर, जैसे मैं बोलूं कि अगर F इक्वल टू है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, एस जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा 2j कैप, 0i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। मैंने फोर्स लगाया इतना वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एलोंग जेड एक्सिस, तो बाकी इन दो चीजों से मतलब नहीं है। एफ डॉट एस कितना आएगा, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1 इंटू 0, प्लस इसका कोफिशिएंट कितना है 2 इंटू 2, प्लस इसका कोफिशिएंट कितना है 3 इंटू 0, तो एफ डॉट एस कितना आएगा 4 आएगा, तो डेट इज 4 जूल। ये किसके बराबर है, W के बराबर। तो डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से ही हमारा जो वर्क डन आता है स्केलर क्वांटिटी आता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि जहां डॉट प्रोडक्ट होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अभी आगे मिलेंगे। और ये याद रखना कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वाला ही डायरेक्शन लेना है। जैसे मैं बोल सकता था कि 2j कैप, ये दोनों जीरो इसको बोल देता, k कैप, सॉरी ये k कैप, k कैप। तो जिधर फोर्स लगेगा और जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को लेके चलना है। इसमें इसने डिस्प्लेसमेंट किधर कराया है, जे एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग कराया है, इसलिए इसका आंसर बस इसकी वजह से आया है। ऐसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन अभी कराऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं खींचना चाहता क्योंकि दिक्कत हो जाएगी फिर। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और घर पे बैठ के पढ़िए, मेहनत करिए। बाकी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो कि सर देयर इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस। मैं उसको एनालाइज करके अगर ज़रूरत पड़ी तो वीडियो बना के फिर से अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।